मित्रों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हमास इजराइल संघर्ष और उससे उत्पन्न मानवीय संकट के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी इस बात को देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर शनिवार को तड़के सुबह हमास ने गाज़ा पट्टी से नभ, थल और जल तीनों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला किया। लगभग 5,000 से अधिक मिसाइलें छोड़ी गईं और हमास के लड़ाके नभ से तो नहीं जा पाए, लेकिन थल से यानी ज़मीन से और जल साइड से किसी जहाज़ पर तो नहीं, लेकिन जो कोई बोट है उस बोट के माध्यम से वे इजराइल में पहुंचे। उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। उनके लड़ाकों ने निरपराध लोगों को मार डाला, जिसमें स्त्रियां, बच्चे भी शामिल हैं। किबुत्ज़ नामक जगह में ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिसमें इन्होंने बच्चों तक को काट डाला, स्त्रियों तक काट डाला और बड़े पैमाने पर उनके मिसाइलों से घर तबाह हुए। उस मलबे में भी लोग मरे। फौज के ठिकानों पर भी उन्होंने हमला किया, लेकिन जो हमला उन्होंने रिहायशी इलाकों में किया उसकी पूरे दुनिया भर में ज़बरदस्त ढंग से निंदा हुई है और ये माना गया है कि अत्यंत ही अमानवीय रहा। उसके बदले में कहा जाता है कि जब सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो 8 घंटे तक जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम था इजराइल का, वो ठप हो गया। और जब इजराइल संभला तो वहाँ के जो दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री हैं, दक्षिणपंथी पार्टी वहाँ सत्ता में है, उसके प्रधानमंत्री ने धमकी दिया और कहा कि बदला लेंगे और कहा कि जो गाज़ा पट्टी है उसे हम तबाह कर देंगे। पहले भी गाज़ा पट्टी को 3 तरफ से उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि बदला लेंगे और वहाँ पे बम वर्षा हो रही है। वहाँ पर भी रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पे लोग मारे जा रहे हैं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जो भी उस जद में आ रहा है वो मारा जा रहा है, मलबे में दब के मारा जा रहा है। और इस तरीके से उसका ब्लॉकेट कर दिया गया है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं जा पा रही हैं, खाने पीने के सामान नहीं जा पा रहे हैं, फ्यूल नहीं जा पा रहा है, बिजली का जो वहाँ पे स्टेशन था वो तेल के अभाव में ठप हो गया है। पानी भी रोकने की बात आ रही है और इस प्रकार से एक मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। हमास के हमले से जो अमानवीय घटनाएं इजराइल में घटी, उसी तरह की घटनाएं अब हमें दिखलाई पड़ रही हैं गाज़ा पट्टी में। हालांकि आपको ये सब कुछ भारत के टेलीविज़न में कम देखने को मिलेगा, लेकिन यदि आप दुनिया के दूसरे देशों के टेलीविज़न देखें, खास करके फ्रांस 24, तो आपको दिखलाई पड़ेगा कि गाज़ा क्षेत्र में कितनी बड़ी तबाही मच रही है। और वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री का जो क्रोध है वो चरम पर है, होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दरिंदगी हुई है हमास की, उस दरिंदगी में कोई भी यही कहेगा कि हम बदला लेंगे। और वो बदला जिस रूप में लिया जा रहा है, उस बदले को, हालांकि अगर क्रोध ठंडा हो तो आदमी सोचेगा कि निरपराधों को क्यों मार रहे हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर हमला किया, उसके एवज में आप निरपराधों को मार रहे हो और उनका अपराध केवल यही है कि जिस इलाके से हमला हुआ उस इलाके में हमलावरों का शासन है, तो फिर तो जंगल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अभी आज की तारीख में स्थिति ऐसी ही है। इसीलिए मैंने कहा कि उससे जो उत्पन्न मानवीय संकट है, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी जो दुनिया का ओपिनियन है, वर्ल्ड ओपिनियन जो कहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से बटा हुआ है। जो बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है, कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है और यूरोप के तमाम दूसरे देश, यहाँ तक कि भारत भी, वो इजराइल के साथ खड़ा है। खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि जो अमानवीय घटना घटी है बड़ी भयानक है। लेकिन ये देश गाज़ा के बारे में कोई बात अभी तक नहीं कह रहे हैं, जबकि कहना चाहिए। वहाँ भी जो स्थिति है बड़ी ही भयानक है। दवाइयाँ नहीं, अस्पतालों में घायलों का इलाज नहीं हो रहा है। और यह मैं बता दूं कि हमास ने 150 के आसपास नागरिकों को बंधक बना लिया और कहते हैं कि गाज़ा में आप बम गिराना बंद नहीं करोगे तो हम एक एक बंधक को मारना शुरू करेंगे और आपको बाकायदा उसका वीडियो भेजेंगे जो लोमहर्षक होगा। ये हमास है क्या? दरअसल 1987 में हमास की स्थापना हुई थी। यह एक चरमपंथी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कहा जाता है कि जो मिस्र में एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके नेता यासीन ने इसे फ़लस्तीनियंस के साथ मिल कर के तैयार किया था, बनाया था। और इनको भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग, फौजी ट्रेनिंग इत्यादि दी गई है। दरअसल ये जो लड़ाई छिड़ रही है, यह छिड़ी है लड़ाई जो बड़ी भयानक शक्ल लेती जा रही है।
वो लड़ाई आज की नहीं है, पिछले 100 सालों से फ़लस्तीन और इजराइल के बीच ऐसी स्थिति है। और जब लड़ाई नहीं भी होती है फुल फ्लेज्ड, उस समय जो झड़पें होती हैं उसमें निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, बम विस्फोट होते हैं, सैनिक भी मारे जाते हैं, लड़ाके भी मारे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नागरिक हैं दोनों जगहों के, वे मारे जाते हैं। तो जरा हम समझें कि 100 साल का इतिहास क्या है। इसके पहले थोड़ा सा ये जान लें कि ये जो इज़राइल है इसे फ़लस्तीन कहा जाता था। जो प्राचीन इसका जो इतिहास है उसमें इसको फ़लस्तीन लैंड कहते थे, लैंड ऑफ इज़राइल भी कहते थे, होली लैंड भी कहते थे। होली लैंड इसलिए है क्योंकि यहीं पर ईसाई धर्म पैदा हुआ, इसके पहले यहूदी धर्म पैदा हुआ। यहूदियों का टेम्पल वहाँ पर बना जिसको प्रथम टेम्पल कहते हैं। जब वो बर्बाद हुआ तो दूसरा टेम्पल बना। और यरूशलेम जो है वो बहुत ही पवित्र जगह है। बाद में जब लोगों ने वहाँ के इस्लाम आने के बाद इस्लाम अपनाया, वहाँ अल अक्सा मस्जिद भी बना, जो मुस्लिम मतावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। मक्का मदीना के बाद उसी के बारे में लोग कहते हैं कि अत्यंत पवित्र है। तो ये तीनों धर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस पर प्राचीन काल से देखा जाएगा तो असीरियन का कब्जा रहा, बाइजेंटाइन का कब्जा रहा, अलेक्जेंडर और उसके सक्सेसर का कब्जा रहा, बाद में रोमन एम्पायर का कब्जा रहा, और हाल तक यानी पहले विश्व युद्ध के समापन के पहले तक ऑटोमन एम्पायर का कब्जा रहा। जो आज का जो तुर्की है या टर्की है, वह ऑटोमन एम्पायर का गढ़ हुआ करता था और वहीं से ऑटोमन एम्पायर पैदा हुआ था। मैं क्यों 100 साल की लड़ाई की बात कह रहा हूँ, इस मामला चल रहा है। इसकी शुरुआत ये हुई कि जो यहूदी विश्व भर में जो फैले हुए हैं, और उसका भी एक इतिहास है क्यों फैले हुए हैं। दरअसल असीरियन के समय ही बहुत सारे यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया गया था, बाद में रोमन के समय निकाला गया था। और चूँकि ये लोग व्यापार और वाणिज्य वाले लोग हैं, तो ये माइग्रेशन भी करके बहुत सारे दुनिया के देशों में फैल गए। हर महाद्वीप में यहूदी पाए जाते हैं। तो सभी यहूदियों ने 1897 में निर्णय लिया मिल करके कि हमारा एक होमलैंड होना चाहिए। एक वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक संगठन बनाया गया और उसने मांग रखी, या उसने एक प्रस्ताव पास किया कि हमारा एक होमलैंड होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि इजराइल उनका होमलैंड था, और वहाँ कुछ यहूदी बच गए थे जो रहते भी थे, लेकिन अधिकांश लोग जिनको हम फ़लस्तीन आज की तारीख में कहते हैं, और उस देश का नाम ही फ़लस्तीन था, वे जो मुस्लिम मतावलंबी हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, उन्हें अरब भी कहा जाता था। तो 1897 में उन्होंने होमलैंड की बात कही। 1917 में ब्रिटेन ने एक तरफा फैसला किया, उस समय फैसला किया जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, कि वहाँ पे जो यहूदी हैं उनका नेशनल होम वो है, वो उनका एक राष्ट्रीय जगह है जहाँ उनको रहना है। आप कह सकते हैं एक राष्ट्र है इजराइल का या यहूदियों का, जो वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और कोइंसिडेंस देखिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और ऑटोमन एम्पायर की सत्ता समाप्त हो गई, और वो जो सत्ता समाप्त हुई उसमें मित्र देशों की सेनाओं की भूमिका तो थी, इसमें स्वाभाविक है कि ब्रिटेन भी मित्र देश की सेनाओं में था। पैलेस्टीनियंस ने भी विद्रोह किया हुआ था। तो जो लीग ऑफ नेशंस बना था, उस लीग ऑफ नेशंस ने उसे ब्रिटिश मैंडेट डिक्लेयर किया, और उसे ब्रिटेन को कहा कि आप 28 साल तक इसको चलाइए, आप इस पर शासन कीजिए। और तब ब्रिटेन ने उस मैंडेट का नाम रखा फ़लस्तीन स्टेट। लेकिन चूंकि 1917 में ब्रिटेन फैसला कर चुका था कि ये यहूदियों का नेशनल होम होगा, चूँकि वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चाहता था कि उसका वो होमलैंड रहे, इसलिए वहाँ पे दुनिया में बसे हुए बहुत सारे यहूदी जो चाहते थे वो आना शुरू हो गए। जब आना शुरू हो गए तो आपस में कंट्रडिक्शन पैदा हुआ और तनाव पैदा हुए, आपस में झगड़े भी झंझट शुरू हुए। स्वाभाविक है, आप अगर किसी घर में जाकर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो झगड़े होते हैं, और ब्रिटेन ने उन झगड़ों की परवाह नहीं की, इसलिए वो झगड़े आपस में बढ़ते चले गए। यहूदियों का भी परसिक्यूशन भयानक ढंग से होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार जब आया तो सेकेंड वर्ल्ड वार में यहूदियों का परसिक्यूशन आप जानते हैं, होलोकॉस्ट में किस तरीके से दरिंदगी हुई हिटलर के द्वारा, और यहूदियों को प्रताड़ित किया गया, उनकी हत्याएं कर डाली गई, गैस चैम्बरों में डाला गया। तो स्वाभाविक है यहूदी वहाँ से भाग करके इस फ़लस्तीन स्टेट में आकर के बसने लगे, और उन्हें ये बात लग गई कि जब तक वो कौम शक्तिशाली नहीं होगी, और शक्तिशाली का मतलब ये हुआ कि जब तक वो सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली नहीं होगी तब तक उसका परसिक्यूशन नहीं रुकेगा। उनका सैनिकरण हुआ, और सैनिकरण का मतलब ये हुआ कि हर एबल बॉडीड
औरत हो चाहे मर्द हो, उसको आर्मी की ट्रेनिंग लेना, फौज की ट्रेनिंग लेना उन्होंने ज़रूरी बना दिया और वो ट्रेनिंग देने लगे। इसलिए हर एबल बॉडीड जो उनका मेल और फीमेल है वो सभी के सभी फौजी बन गए। और जब ज़रूरत पड़ती थी तो जो आपस में कंट्रडिक्शन पैदा होता था, फ़लस्तीनियंस के साथ जब झगड़ा होता था तो हथियारों से लैस होकर के वो बाकायदा लड़ाई हुआ करती थी। पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि जो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी धनी यहूदियों का भी संगठन उसमें था, हर जगह से उनको पैसा आता था, हथियार आता था। और जो जैनिज़्म है, जिसको पहले जुडाइज़्म कहते थे, वो एक भयानक ढंग से एक यहूदी नेशनलिज्म का एक भयानक रूप है। कहा जा सकता है कि वो एक चरमपंथी रूप है। तो वह सबको मोटिवेट कर रहा था, उन्हें लग रहा था कि हमारे अलावा या और किसी को भी नहीं रहना चाहिए। जब ये ब्रिटिश मैंडेट खत्म हो रहा था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, अब जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध में, जैसा मैंने होलोकॉस्ट की बात कही, हुआ था, तो मई 1948 में ब्रिटिश मैंडेट को खत्म होना था। 14 मई को बाकायदा जो ज़ायनिस्ट के लीडर थे, जो यहूदीवाद जिसको हम कह सकते हैं, जो नेशनलिस्ट चरमपंथी लोग थे, बेन गुरियन, उनके लोगों ने साथ मिलकर के बेन गुरियन के माध्यम से फ़लस्तीन की जगह इज़राइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। और चूंकि तनाव बढ़ रहा था, इसलिए उस तनाव में गृह युद्ध भी शुरू हो गया। फ़लस्तीनियंस ऑलरेडी पहले से झड़पें हो रही थी, वो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहा यह जाता है कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि आप ये कोशिश कीजिए कि फ़लस्तीन के मसले का कोई समाधान निकाला जाए, और समाधान के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने एक पास किया इस 14 मई के पहले एक रेजोल्यूशन, इसको रेजोल्यूशन 181 कहा जाता है। इसके तहत उन्होंने कहा कि पूरे फ़लस्तीन राज्य को 3 भागों में बांटा जाए, पहला यहूदी राज्य, दूसरा अरब राज्य, और तीसरा कहा कि यरूशलेम जो है, चूँकि सबके लिए पवित्र स्थान है, इसलिए यह किसी एक को नहीं दे करके इसको ट्रस्टीशिप के अंतर्गत दिया जाएगा। कहा जाता है कि अमेरिका की इसमें शर्त थी, लेकिन ब्रिटेन इसके पक्ष में नहीं था। लेकिन अरबों ने, यानी फ़लस्तीनियंस ने इसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का कारण यह था कि उनको जितनी ज़मीन अरब राज्य के रूप में मिल रही थी, उनकी आबादी के हिसाब से कम थी, जबकि यहूदियों को जितनी ज़मीन मिली थी उनकी आबादी के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। कहते हैं कि दोगुनी थी उनकी आबादी अरब वालों की यहूदियों से, लेकिन ज़मीन उनको आधा मिल रहा था। इसलिए उन्होंने विरोध में किया, और इस बीच भी इजराइल राष्ट्र की घोषणा हो गई, गृह युद्ध शुरू हो गया। और अगले ही दिन फ़लस्तीन के समर्थन में जो इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, जो अरब देश हैं, उन्होंने हमला कर दिया। हमला करके पहले तो इनके कब्ज़े में जो अरब राज्य प्रस्तावित हो आया, और फिर उन्होंने इजराइल की फ़ौजों के साथ हमला किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैनिकरण के वजह से हर एबल बॉडीड यहूदी सैनिक बन गया था, फौजी ट्रेनिंग उसको मिली थी, इसलिए लड़ाई में वो उतरा और 10 महीने तक लड़ाई चली। ये लड़ाई जब बंद हुई तो 7 लाख फ़लस्तीनियों को इज़राइल को छोड़ करके और इधर उधर रिफ्यूजी बन जाना पड़ा। और अरब के विभिन्न देशों में जो 2,60,000 यहूदी फैले थे, वो सभी लोग वहाँ से भाग करके और चले आए इज़राइल में रहने के लिए। इजिप्ट ने इस लड़ाई के बाद गाज़ा पर कब्जा कर लिया, और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, और शेष हिस्सा इज़राइल के कब्जे में रह गया। फिर आप जानते हैं कि जब रिफ्यूजी कोई भी होगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर एक तरीके का एक प्रोटेस्ट होगा कि हम अपने घर से निकाल दिए गए हैं, हम जलावतन है। तो 1964 में, 1964 में बहुत सारे एक ग्रुप बने जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, और 64 में PLO बनाया गया सभी ग्रुपों को मिला करके। इसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो यासिर अराफात का अल फतह था। और यासिर अराफात बहुत बड़े नेता के रूप में निकले हैं, जो इनको सेकुलर लेफ्टिस्ट गुरिल्ला माना जाता है। तो अल फतह मूलतः सेकुलर लेफ्टिस्ट गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन था। इसके लीडरशिप में तमाम ग्रुप इकट्ठा हुए। उन्होंने समय समय पे इज़राइल के साथ झड़पें शुरू की।
उसके पहले स्वेज क्राइसिस 1956 में हुआ था। इजराइल ने भी अपनी फौजें वहाँ पर भेज दी थी। उसकी इच्छा थी कि हम इजिप्ट से स्वेज कैनाल अपने पास रखें ताकि हमारे जहाज़ों को दिक्कत नहीं हो। स्थितियाँ जब पीएलओ बन गया और पीएलओ के कारण इजराइल पर लगातार हमले होते रहे, तो इजराइल ने भी हमला किया। इजराइल ने सीरिया के 6 मिग विमानों को मार गिराया। इजराइल ने 4 मजदूरों को, जो पैलेस्टाइन मजदूर थे, मार दिया। और टेंशन बढ़ने की वजह से 67 में 6 दिनी 3rd अरब इजरायली वार हुआ। और यह वार अंत में सिक्योरिटी काउंसिल के कहने से रुका, लेकिन इजराइल इस बीच इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने सिनाई प्रायद्वीप कब्जा किया, गाज़ा को ले लिया इजिप्ट से, वेस्ट बैंक को ले लिया जॉर्डन से, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम पे कब्जा कर लिया, और सीरिया से गोलन हाइट्स उसने ले लिया। लेकिन जब आप इस तरीके से करते हैं और पीएलओ बना हुआ है, तो पीएलओ निश्चित तौर से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ता रहा। और परिणाम ये निकला कि 6 अक्टूबर को चौथा अरब इजराइल वार हुआ, जो 6 अक्टूबर से शुरू हुआ 1973 में और 25 अक्टूबर तक चला। और अंत में यूएनओ के हस्तक्षेप से वहाँ पे कह सकते हैं आपकी सीज़ फायर वहाँ पे हुआ। और सीज़ फायर होने के बाद स्वाभाविक है कि सिनाई प्रायद्वीप जो है सो वो उन्हीं के पास रहा। चूँकि जीत हुई थी इजराइल की, तो स्थितियाँ जस की तस रहीं। और उसके बाद से इजिप्ट ने सोचा कि हमको समझौता करना चाहिए। कैंप डेविड समझौता हुआ। उस समझौते में 2 समझौते साइन हुए। एक समझौता हुआ कि जो गाज़ा पट्टी है और जो वेस्ट बैंक है उसे पैलेस्टीनियन टेरिटरी घोषित किया जाए और पैलेस्टीनियन को सीमित मात्रा में स्वशासन का अधिकार दिया जाए। और दूसरा रहा कि सिनाई प्रायद्वीप इजिप्ट को लौटा दिया जाएगा। और अमेरिका के मध्यस्थता में चूँकि कैंप डेविड हुआ था अकॉर्ड, इसलिए अमेरिका ने कहा कि हम इजराइल को भी और इजिप्ट को भी मदद पहुंचाएंगे, कोऑपरेशन करेंगे और पैसे भी उनको देंगे। और इस शांति इजिप्ट और इजराइल के बीच कायम हुई। फिर ये देखा ये गया कि कैंप डेविड समझौते के बावजूद भी इजराइल को जो कुछ करना था वो नहीं कर पा रहा है। तो पैलेस्टीनियंस ने 87 में विद्रोह किया, जिसको पहला इंतिफादा कहा जाता है। और इसी में हमास जो बना 87 में, उसने सुसाइड अटैक्स, वायलेंस, और इजराइल फौजों ने भी वायलेंस किया। और ये बाकायदा 1993 तक चला। और 3000 पैलेस्टीनियंस मारे गए, 1000 के आसपास इजरायली मारे गए, 54 विदेशी सैनिक मारे गए। और तब ओस्लो अकॉर्ड हुआ, जिसमें पीएलओ और इजराइल के बीच संधि हुई। और ये तय किया गया कि जो गाज़ा है और जो वेस्ट बैंक है, इसे पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहा जाएगा और यहाँ पर सीमित मात्रा में ही स्वशासन दिया जाएगा। लेकिन उसका बहुत चला नहीं मामला, वो उसके बावजूद भी तनाव बढ़ता चला गया। और फिर दूसरा इंतिफादा हुआ 2000 से 2005 के बीच में, जो फिर एक और समझौता हुआ। और समझौते के बाद वो चीज़ें बंद हुई। और उसके बाद भी झड़पें लगातार होती रहीं, क्योंकि जब आप स्वशासन की बात करते हैं तो लिबरेशन नहीं होता। और पैलेस्टीनियंस के साथ था कि नहीं, हमारा देश हमको वापस मिलना चाहिए, और वो देश उनको वापस नहीं मिल पा रहा था। तो मित्रों, 2023 में जो कुछ भी हो रहा है, इससे कुछ लोग कह रहे हैं, जो विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, कि तीसरा इंतिफादा हो सकता है, यानी लड़ाई लंबी चल सकती है और इस लड़ाई में मध्य पूर्व की स्थिति बदल सकती है। काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं और दुनिया अभी चुप है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन चुप है। एक मानवीय त्रासदी है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं गाज़ा पट्टी के लोगों को, अस्पतालों में लोग चिल्ला रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई है। इसे तो दुनिया को देखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि यह स्थिति बुरी इजराइल में भी है, मानवीय संकट है, लेकिन सबसे बड़ा मानवीय संकट गाज़ा में उत्पन्न हो गया है। इसलिए पूरे दुनिया को आना चाहिए सामने, यूनाइटेड नेशंस को भूमिका निभानी चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशंस भूमिका नहीं निभाएगा और फ़लस्तीन समस्या का कोई स्थायी हल नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये अंतिम युद्ध नहीं है और ये चलता रहेगा और मानवता तबाह होती रहेगी। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हमें इस समय इस घटना को लेकर के सीखना चाहिए कि शांति जरूरी है, लड़ाई जरूरी नहीं है। निरपराध लोगों को मारा जाना पाप है और इस पाप से सभी को बचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ये कहते हुए कि हमें कम से कम 2 शब्द अफ़सोस के ज़रूर कहने चाहिए इस घटना पे, और नहीं तो हमें 2 कतरे आंसू के तो बहाने ही चाहिए। और हमें ये करना चाहिए कि न इजराइल में निरपराध लोग मारे जाएं, न गाज़ा पट्टी में मारे जाएं, और शांति स्थापित हो। जो दोनों के हित हों वो हित सुरक्षित रहें। जिनको देश निकाला दिया गया है, जलावतनी दी गई है, उनको उनका देश मिले और शांति बहाल हो। मित्रों, यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।